हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए लेकर आया हूँ सोशियोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके सब्जेक्ट से हैं, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। तो आज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, परिभाषित करते हैं उसकी विशेषताएं लिखिए। या सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी विविध विशिष्टताएं लिखिए। सामाजिक परिवर्तन का आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परिवर्तन जो है वे प्रकृति का नियम है। संसार का इतिहास यदि आप पढ़ें तो उससे आपको ज्ञात होगा कि जब से समाज का प्रादुर्भाव हुआ है तब से समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन की विधियाँ, वैवाहिक व्यवस्थाओं आदि में निरंतर परिवर्तन होता आया है। आपने वैदिक काल का समय तो पढ़ा ही होगा। वैदिक काल से और वर्तमान काल में आकाश पाताल का अंतर पाया जाता है, परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। केवल सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा संस्थाओं के परस्पर संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, जैसे कि यहाँ पर डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको कई परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, याद कर लेनी है। यहाँ पर जोन्स द्वारा परिभाषा दी गई है, गिलिन एवं गिलिन द्वारा भी दी गई है, मैकाइवर एवं पेज द्वारा भी दी गई है, लूमने द्वारा भी दी गई है। आपको पढ़ लेना है। आपको जरूरी नहीं कि सभी के अनुसार लिखनी है, आपको एक दो परिभाषा जरूर याद रखनी है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं, लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया गया है भविष्यवाणी का अभाव, दूसरा दिया गया है सर्वव्यापकता, तीसरा दिया गया यहाँ पर सापेक्ष गति, चौथा दिया गया यहाँ पर एक जटिल प्रक्रिया और पांचवा दिया गया है अनिवार्य। तो आपको सभी टॉपिक्स याद जरूर रखने हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको टॉपिक ही बताऊंगा, बाकी आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। टेलीग्राम पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन संबंधी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते समय संस्कृति को ही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण माना है। उसका कहना है कि जो लोग सदैव ऊर्ध्वगामी विकास को देखते हैं वे सही नहीं है और न ही वे व्यक्ति सही है जो सामाजिक परिवर्तन चक्रीय गति से देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति चक्रीय तो है, परंतु वास्तव में ये सांस्कृतिक तत्वों के उतार चढ़ाव के कारण होता है। उसने अपने सिद्धांत को निम्न प्रकार से व्यक्त किया। यहाँ पर पहला दिया गया है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव, दूसरा दिया गया है संस्कृति में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया, तीसरा दिया गया यहाँ पर संस्कृति पीछे को लौटती है, चौथा दिया गया यहाँ पर परिवर्तन में व्यवस्थित क्रम का अभाव, पांचवा दिया गया है परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम। तो आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़ लेना है। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावों की विवेचना कीजिए, अथवा सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रभावों की विवेचना कीजिए। या प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के कारकों की भूमिका बताइए। इसका उत्तर है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों में प्रौद्योगिकी के कारकों यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के महान देशों ने भौतिक क्षेत्र में जो प्रगति की है उसमें प्रौद्योगिकी के कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रौद्योगिकी कारकों ने न केवल भौतिक प्रगति में योगदान दिया वर्ण समाज के संगठन एवं संरचना को भी प्रभावित किया है। बाकी आपको इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने जाए। इसके बाद प्रौद्योगिकी का अर्थ है यहाँ पर प्रौद्योगिकी एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली की मोटर एक यंत्र या उपकरण है, परंतु उसको प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है वह यंत्र या उपकरण से बिल्कुल ही भिन्न है। प्राय जनसाधारण प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों या यंत्रों से ही लगाते हैं, परंतु जैसे कि हम बता चुके हैं कि यंत्र या उपकरण प्रौद्योगिकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समस्त कुशलताएं, प्रक्रियाएं तथा ज्ञान आते हैं जिनके द्वारा सामाजिक समूह अपने भौतिक और जैविक अधिवास से अपना व्यवस्थापन करता है। यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा याद रख लेनी है कि प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के प्रकार और उत्पादन की उस प्रक्रिया को प्रकट करती है जिससे वह अपना जीवन पालता है। और इस प्रकार सामाजिक संबंधों के बनने का प्रकार तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक प्रयत्नों के प्रकार को व्यक्त करती है। इसके बाद यहाँ पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी से होने वाले सामाजिक परिवर्तन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है प्रौद्योगिकी परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रत्यक्ष प्रभाव है। पहला है श्रम का नवीन संगठन, दूसरा है नगरीकरण की प्रवृत्ति, तीसरा है सामाजिक गतिशीलता, चौथा है यहाँ पर विशेषीकरण की प्रवृत्ति, पांचवा है सामाजिक संबंधों की जटिलता। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। सेकेंड है प्रौद्योगिकी परिवर्तन के अप्रत्यक्ष प्रभाव।
जिनमें पहला है आर्थिक प्रभाव, दूसरा है सामाजिक प्रभाव, तीसरा है पारिवारिक प्रभाव। ये सभी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। या हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के विषय में लिखिए, या स्पेंसर के रेखीय सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय या रेखिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको याद करना है कि चक्रवृद्धि सिद्धांत की अपेक्षा परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को अधिक मान्यता मिली है। देखिए, चक्रीय सिद्धांत या चक्रवृद्धि सिद्धांत एक ही होता है। ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एल.टी. होबहाउस तथा कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत रेखीय सिद्धांत के मूल में सन्निहित कथ्य के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निरंतर आगे की ओर ही रहता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है। इस सिद्धांत को निम्नांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखिक सिद्धांत उसे ही कहा जाता है जिसमें रेखा जो है बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समय चलता है इस प्रकार से और समय में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, तो यह एक रेखीय परिवर्तन है या रेखिक परिवर्तन है। और यदि समय में उतार चढ़ाव होता है इस प्रकार से तो इसे रेखिक परिवर्तन नहीं बोला जा सकता, इसे चक्रीय परिवर्तन बोला जाता है। तो आपको रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में यह भी अंतर याद रखना है कि इनमें अंतर क्या होता है। चक्रीय परिवर्तन रेखीय परिवर्तन का उल्टा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सामाजिक परिवर्तन का रेखिक रूप दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर पहला दिया गया है सामाजिक परिवर्तन का समरेखिक सिद्धांत, दूसरा दिया गया है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत, और यहाँ पर तीसरा दिया गया है सामाजिक परिवर्तन का समरेखिक उद्विकासवादी सिद्धांत। तो आपको इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकीकरण को परिभाषित कीजिए। औद्योगिकीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है, विवेचना कीजिए। या भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। या भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में औद्योगिकीकरण का प्रमुख स्थान है। औद्योगिकीकरण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिणाम होते हैं। समाजशास्त्र में औद्योगिकीकरण का अध्ययन इसके द्वारा होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण ही किया जाता है। यहाँ पर औद्योगिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। औद्योगिकीकरण आर्थिक क्षेत्र की उस स्थिति का नाम है जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखानों के द्वारा विकसित होते हैं। और औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक हाथों की अपेक्षा मशीनों द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि औद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से है, यहाँ पर आपको याद रख लेनी है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जैसे कि यहाँ पर फेयरचाइल्ड द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। औद्योगिकीकरण व्यावहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। इसके बाद मूरे के द्वारा है यहाँ पर। इसके बाद क्लार्क केर तथा अन्य सहयोगियों की परिभाषा है। आपको कोई भी 2 या 3 परिभाषा याद रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर पी कांग चांग ने यहाँ पर परिभाषा दी है। इसके बाद औद्योगिकीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर प्रभाव आपको याद रख लेना है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिखना है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रभाव दिया गया है पारिवारिक विघटन, दूसरा है जातीय बंधनों में शिथिलता, तीसरा है श्रमिकों का शोषण, चौथा यहाँ पर बेकारी में वृद्धि, 5वां यहाँ पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, 6ठा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना। इसके बाद यहाँ पर 7वां है व्यक्तिवाद का जन्म, 8वां है पूंजीवाद का जन्म, 9वां है यहाँ पर संबंधों की औपचारिकता, 10वां है आर्थिक स्वार्थों की महत्ता, 11वां है यहाँ पर धार्मिक प्रतिमानों का ह्रास, 12वां है यहाँ पर नैतिकता के प्रति उदासीनता। तो आपको इनके बारे में पढ़ लेना है, जरूरी नहीं आपको सभी हेडिंग्स यहाँ पर याद रखनी है, आपके जितना याद होता है उतना याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के माध्यम से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। या भारत में आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिए। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश अंग्रेजी शासनकाल में पश्चिमी शिक्षा, नवीन प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधुनिक उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ था तथा इसके परिणाम स्वरूप एक नवीन मध्यम वर्ग का जन्म हुआ जिसमें व्यावसायिक वर्गों, नौकरशाही में पदाधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित थे। यह वर्ग परंपरागत सामाजिक संरचना के लिए अनजाना था क्योंकि इसमें अधिकांश लोग उच्च जातियों के थे।
बाकी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है इसके बारे में। इसके बाद भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तन हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर औद्योगिकीकरण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है लौकिकीकरण अथवा धर्मनिरपेक्षीकरण, चौथा है यहाँ पर पश्चिमीकरण, पाँचवा यहाँ पर शिक्षा, छठा है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन। आपको सभी हेडिंग्स के बारे में पढ़ लेना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आवश्यकता तथा महत्व समझाइए। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? रोज के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यदि आपके एग्जाम में रोज के सिद्धांत पूछे जाते हैं तो आपको लिखना ही, नहीं तो आप इसे छोड़ना है। यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रखना है कि सामाजिक नियंत्रण कहा किसे जाता है। सामाजिक नियंत्रण जो है समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों या आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए पहले तो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रयास करता है तथा फिर इसे पुनः सामाजिक नियंत्रण द्वारा सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। बिना सामाजिक नियंत्रण के कोई भी समाज अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता और न ही इसमें निरंतरता रह सकती है। अतः व्यक्तियों के व्यवहार पर अंकुश लगाने तथा उन्हें केवल स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों को अपनाने की प्रेरणा देने के लिए प्रत्येक समाज कुछ ऐसे साधनों द्वारा नियंत्रण रखता है जिसके पास औपचारिक रूप से सत्ता यानी शक्ति होती है अथवा अनौपचारिक रूप से इसका अधिकार होता है। सामाजिक नियंत्रण समाज के अनेक समितियों, संस्थानों, समूहों, समुदायों एवं संगठनों इत्यादि द्वारा करता है। आपको इसे सिंपल भाषा में समझना है। जैसे कोई परिवार होता है, परिवार में भी कुछ नियम होते हैं जिसे किसी मानव के व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सकता है। या कोई धर्म है, धर्म के भी कुछ रीति रिवाज मायने होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जिससे मनुष्य के व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सकता है या नियंत्रण रखा जा सकता है जिससे वे गलत कामों को करने से बच सके। तो इसी प्रकार के कुछ नियम होते हैं जिन्हें सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण का अर्थ तथा परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। आपको इसका अर्थ व परिभाषाएं याद रखनी है। यहाँ पर आप इसका अर्थ देख सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समाज द्वारा विविध प्रकार के साधनों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुरूपता लाना है। वास्तव में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक समाज यह चाहता है कि उसके सदस्य ठीक प्रकार से आचरण एवं कार्य करें, यानी वे गलत कार्य करने से बचे। अतः व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित रखने के लिए प्रत्येक समाज के कुछ सामान्य नियम होते हैं। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, प्रतिमान, रीति रिवाज, धर्म इत्यादि कुछ ऐसे प्रमुख साधन हैं जो व्यक्तियों के आचरण पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो समाज उसकी निंदा करता है तथा राज्य के संविधान के अनुसार उसे दंड भी मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार दी गई है, रोस के अनुसार, बोगार्ड्स के अनुसार, स्मिथ के अनुसार। जितनी भी आपसे याद होती है आप याद रख सकते हैं। बाकी इसके बाद सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। पहला टॉपिक यहाँ पर प्राचीन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, दूसरा है सामाजिक संगठन में सहायक, तीसरा है सामाजिक एकता में सहायक, चौथा है सामाजिकरण में सहायक, पांचवा है अनुकूलन में सहायक, छठा है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सातवां है सामाजिक संतुलन में सहायक, आठवां है व्यवहार पर नियंत्रण। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व है ये आपको याद रखना है कि सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक अनुरूपता लाने के लिए, उद्देश्य पूर्ति में सहायता, चौथा है सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा, पांचवा है सामाजिक विरासत को बनाए रखना, छठा है मानव व्यवहार पर नियंत्रण, सातवां है सामाजिकरण में सहायक, आठवां है सामाजिक संगठन में सहायक। आपको इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण का रोज का सिद्धांत, यदि आपके एग्जाम पूछा जाता है तो आपको लिखना है, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि उनके सिद्धांत क्या थे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है धर्म को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक नियंत्रण में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया गया है अथवा धर्म पर लेख लिखिए, अथवा सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, अथवा सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका पर एक लेख लिखिए। पर आपको धर्म के बारे में पढ़ लेना। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति धर्म से अनिवार्य रूप से परिचित होता है तथा किसी न किसी रूप में अपने जीवन में धार्मिक क्रियाओं को भी संपन्न करता है, परंतु फिर भी धर्म का अर्थ एकाएक स्पष्ट कर देना प्राय सरल नहीं होता। धर्म की अवधारणा एक जटिल एवं बहुपक्षीय अवधारणा है, अतः इसका वर्णन कुछ सीमित शब्दों में करना कठिन होता है। वैसे तो विश्व में अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, परंतु वास्तव में धर्म, धार्मिक प्रवृत्ति सब कहीं एक समान है। अंतर केवल बाहरी रूप का है। धर्मों को अलग अलग नाम देना धर्मवाद का प्रतीक है। यहाँ पर धर्म की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, आपको याद रख लेनी है। मेलोन्स्की के अनुसार, टाइलर और फ्रेज के अनुसार, जॉनसन के अनुसार भी दी गई है।
इसके बाद सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका क्या है। पहला है व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना। दूसरा है समाज में व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा है जीवन को पवित्रता प्रदान करना। चौथा है यहाँ पर परंपरागत जीवन का समर्थन करना। इसके बाद यहाँ पर पाँचों दिए गए सद्गुणों को विकसित करना। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत से क्या अभिप्राय है। सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य रूप से सार्वजनिक समस्याओं तथा प्रश्नों पर जनता का जो मत होता है उसे ही जनमत कहा जाता है। जनमत प्रत्येक शासन का आधार होता है। प्रत्येक राज्य की सरकार यह प्रयत्न करती है कि जनता उसकी आज्ञा का पालन करे, उसको सहयोग प्रदान करें। लोकतांत्रिक सरकार का आधार जनमत होता है। लोकतंत्र के लिए सचेत और शिष्ट जनमत प्रथम आवश्यकता है। यहाँ पर जनमत का अर्थ एवं परिभाषा दी गई है, आपको याद रख लेनी है। जनमत का अर्थ होता है जनता का मत। यहाँ पर डीबी के अनुसार परिभाषा दी गई है, आपको याद रख लेनी है। पार्क एवं बर्गेस के अनुसार दी गई, यंग के अनुसार दी गई है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका है। यहाँ पर पहला टॉपिक है प्राचीन समाजों पर नियंत्रण। दूसरा है आधुनिक समाज और जनमत। तीसरा यहाँ पर नैतिक स्तर की दृढ़ता। चौथा है राष्ट्रीय भावना का विकास। पाँचवा है सरकार पर नियंत्रण। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर सभी क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएं। हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगे होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।